जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन कराया जा रहा है, जो कि पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया जा रहा है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, हमारे इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। प्यारे साथियों, आज का जो विषय है उस विषय में हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण का अध्ययन करेंगे। इस विषय से पहले हमने कुछ विषय कर चुके हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, हिंदी साहित्य का स्वरूप और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डाल दी गई है। आप हमारी उन वीडियो को देखना ना भूलें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से हो सके। प्यारे साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख साहित्यकारों ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास को काल विभाजन किया है। जैसे कि नोट में लिखा हुआ है, गारसादास तासी एवं ठाकुर शिव सिंह सैगर ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं किया, क्योंकि इन्होंने वर्णानुक्रम या वर्णमाला पद्धति को अपनाया था। इस करके इन्होंने काल विभाजन नहीं किया, यानी इन दोनों साहित्यकारों के ग्रंथों में काल विभाजन का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि गारसादास तासी और ठाकुर शिव सिंह सैगर ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं किया था। आगे चलते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप जे के ऊपर अर्धचंद्र लगा लेना। जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 11 भागों में विभाजित किया है, यानी कि 11 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन ने। नोट में लिखा है, कुछ पुस्तकों में यानी ग्रंथों में 12 अध्यायों का भी वर्णन किया गया है, यह दिए गए हैं, क्योंकि इसका जो सर्वमान्य भाग है वो 11 भागों में ही माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य के काल विभाजन को सर्वमान्य मत में 11 भागों में बांटा गया है। 12वें अध्याय में इन 11 भागों का वर्णन किया गया है। तो इसके जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन द्वारा किए गए काल विभाजन के 11 भागों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है, आप इसको याद कर लेना तो आपको 11 के 11 भाग नाम याद हो जाएंगे। जैसे कि चांद पर जा, बर्ज मत, ऋतु आँक वे, यानी चांद पर जा, बर्ज मत, ऋतु आँक वे। ये आप ट्रिक याद कर लेना, इसलिए आपको ये सभी जो काल विभाजन 11 भागों में हुआ है उनके नाम याद हो जाएंगे। जैसे कि पहले भाग पे नाम है चारण काल, जिसका समय बताया है 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरे भाग का नामकरण किया 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक
पुनर्जागरण याद कर लेना। तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर झांसी की प्रेम कविताओं नाम से शामिल किया है। चौथे भाग में ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय, जिसका समय माना गया 1500 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक माना जाता है। पांचवें भाग का नाम मुगल दरबार में विभाजित किया है। छवें भाग पर तुलसीदास नाम से विभाजित किया है। सातवें नंबर पर रीति काव्य, जिसका समय माना गया 1580 ईस्वी से लेकर 1692 ईस्वी तक माना जाता है। आठवें नंबर भाग पर तुलसीदास के अन्य काव्यों को और परवर्ती कवि को इसमें शामिल किया गया है, जिसका समय माना गया 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है। नौवें भाग में 18वीं शताब्दी को शामिल किया गया, यानी 18वीं शताब्दी इसका नामकरण किया गया, जिसका समय माना गया 1700 से लेकर 1800 ईस्वी तक इसका समय माना गया। 10वें भाग पर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यानी कंपनी का शासन था जब हमारे यहाँ पर भारत में कंपनी राज करती थी, उसके शासनकाल में जो हिंदुस्तान था उन सभी का समय इसमें शामिल किया गया, जो कि समय माना गया 1800 से लेकर 1857 ईस्वी तक माना गया। 11वें भाग में महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान का वर्णन इसमें शामिल है। और 12वां अध्याय में विविध अज्ञात कवि जो कि मान्य नहीं है शामिल किए गए हैं। नोट लिखा है कि 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट वर्णन किया गया है, यानी जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने काल विभाजन किया है 11 भागों में, उस 12वें भाग में इन सभी का काल विभाजनों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इस करके इसके 11 भाग ही सबसे सर्वमान्य माने जाते हैं। अगला कवि करते हैं जिसने हिंदी का काल विभाजन किया। मिसर बंधु का काल विभाजन का अध्ययन करेंगे, जिसका समय माना गया 700 विक्रमी संवत से लेकर 1925 या 26 विक्रम संवत माना गया है। काल विभाजन 5 भागों में किया, लेकिन इनका ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण यह याद कर लेना कि मिसर बंधुओं ने अपने ग्रंथ को 4 भागों में प्रकाशित किया और उस ग्रंथ में काल विभाजन उन्होंने 5 भागों में किया है। याद कर लेना, ये पूछा जाता है। पहला विभाजन करेंगे आरंभिक काल नाम से किया, जिसका समय माना गया 700 से लेकर 1444 विक्रमी संवत तक माना जाता है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने आरंभिक काल को आगे 2 भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल नाम दिया है। पूर्व आरंभिक काल का उन्होंने समय माना है 700 से लेकर 1344 विक्रमी संवत तक, और उत्तर आरंभिक काल को उन्होंने समय माना है 1344 से लेकर 1444 ईस्वी विक्रमी संवत माना गया है। दूसरे भाग में का नाम उन्होंने दिया माध्यमिक काल। क्या नाम दिया? माध्यमिक काल, जिसका समय माना गया 1445 से लेकर 1680 विक्रमी माना गया है। मिसर बंधु विनोदों ने इसको भी यानी माध्यमिक काल को भी आगे 2 भागों में बांटा है। पहले भाग का उन्होंने नाम दिया पूर्व माध्यमिक काल और दूसरे का नाम दिया उन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का उन्होंने समय जो माना है 1445 से लेकर
1560 विक्रमी संवत माना गया है। और प्रौढ़ माध्यमिक काल का उन्होंने समय माना है 1561 से लेकर 1680 विक्रमी संवत तक माना है। तीसरे भाग को उन्होंने अलंकृत काल नाम दिया है, जो कि समय माना है उन्होंने 1681 से लेकर 1899 विक्रमी संवत तक माना गया है। मिस्र बंधुओं ने इसको भी आगे दो भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल नाम दिया है। पूर्व अलंकृत काल को 1681 से लेकर 1790 विक्रमी संवत तक माना गया है। और उत्तर अलंकृत काल का उन्होंने समय जो माना 1791 से लेकर 1899 विक्रमी संवत तक माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा ही जाता है कि मिस्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन में तीसरे काल विभाजन का क्या नाम दिया, तो अलंकृत काल नाम दिया। या पूछा जाता है कि रीति काल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, तो अलंकृत काल नाम दिया। ये पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं। चौथे भाग को परिवर्तन काल नाम दिया इन्होंने। परिवर्तन काल नाम दिया, जिसका समय इन्होंने माना है 1890 से लेकर 1925 विक्रमी संवत तक। और पांचवें भाग का नाम दिया इन्होंने वर्तमान काल, यानी आधुनिक काल को इन्होंने क्या किया, वर्तमान काल नाम दिया। पांचवें भाग में वर्तमान काल नाम दिया, जिसका समय माना इन्होंने 1926 विक्रमी संवत से अब तक माना जाता है। तो मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में विभाजित किया, जिसका हमने नामकरण और समय सीमा का अध्ययन किया है। एक नोट लिखा हुआ है इनके बारे में कि मिस्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रीयसन की अपेक्षा प्रौढ़ या विकसित है, बहुत ज़्यादा विकसित है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किया हुआ काल विभाजन जो परीक्षा में पूछा ही जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेकर 1984 विक्रमी संवत के बाद तक का काल विभाजन किया है। और इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 भागों में विभाजित किया है और दोहरा नामकरण को अपनाया है, यानी दो हर काल को इन्होंने 2 नाम दिए हैं। सर्वमान्य काल विभाजन है संवत में, याद कर लेना, संवत में सर्वमान्य जो पूछा ही जाता है। जैसे कि आदि काल, पहले काल विभाजन इन्होंने किया आदि काल नाम से, जिसको इन्होंने वीर गाथा काल नाम भी दिया, जिसका समय रामचंद्र शुक्ल ने माना है 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना गया है। और भक्ति काल दूसरे नंबर पर, पूर्व मध्य काल इन्होंने नाम दिया, जिसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक माना है। तीसरे भाग में रीति काल नाम से विभाजित किया, जिसको उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है, जिसका समय माना गया 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक माना गया है। और चौथे भाग पर इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया, जिसको गद्य काल भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आंसर आता है, जिसका समय माना 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत से बाद तक माना गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लेना, जो कि प्रश्न पूछा ही जाता है। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर निकल के आएगा कि आदिकाल का समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी, जैसे कि 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक मानी है। तो ये उत्तर आपको आना ही चाहिए। नोट में कुछ लिखा है, अगर विक्रमी संवत में से
57 वर्ष को घटा दिया जाए तो सन बन जाता है। यानी कि अगर आपके पास पेपर में विक्रमी संवत ना लिखा आए तो सन लिखा आए, तो आपने अगर विक्रमी संवत से याद किया है तो उसको सन बनाने के लिए 57 वर्ष यानी 57 वर्ष को घटा दिया जाए तो सन बन जाता है। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन पद्धति के 2 आधार माने गए हैं। पहला आधार में प्रधान प्रवृत्तियों को शामिल किया गया, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने के लिए 2 आधारों को अपनाया है। पहला आधार है प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा आधार है ग्रंथों की प्रसिद्धि। जिन ग्रंथों की ज़्यादा प्रसिद्धि है, यार जो ग्रंथ ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे उनको लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में वर्गीकृत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का अध्ययन किया है या अपने ग्रंथों में उनका विभाजन किया है। आगे चलते हैं, अगला कवि करेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, जिसका समय माना गया 750 विक्रमी संवत से लेकर 1925 या 26 तक माना गया है। भागों में विभाजित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन 5 भागों में विभाजित है। पहले भाग में संधि काल नाम इन्होंने दिया, जिसका समय इन्होंने माना 750 से लेकर 1000 विक्रमी संवत तक। दूसरे भाग का नाम दिया चारण काल, और जिसका समय इन्होंने माना 1000 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि आदि काल को संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा उत्तर आता है, आपने याद कर लेना। और तीसरे भाग को इन्होंने भक्ति काल नाम से विभाजित किया, जिसका समय डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक माना है। आगे चलते हैं। चौथे भाग को इन्होंने रीति काल नाम दिया, जो कि 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक माना गया है। और पांचवें भाग को आधुनिक काल नाम से विभाजित किया, जिसका समय इन्होंने माना 1900 से लेकर 1900 से अब तक माना जाए, 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक माना जाता है। आधुनिक काल का राम कुमार वर्मा का काल विभाजन आधुनिक काल नाम से 5वें भाग में किया है, जिसने का समय माना गया 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक माना जाता है। नोट में कुछ लिखा है कि ये जो काल विभाजन है आलोचनात्मक पद्धति पर क्या है? आधारित है। किस पर? आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जिन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया है, उसको आप याद कर लेना, जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकारों द्वारा किए गए काल विभाजन का अध्ययन किया है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। आप इन तथ्य को याद करना, और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे YouTube चैनल स्वामी क्लासेस फाजिलका पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे साथियों, तब तक नमस्कार, जय हिंद।